दोस्तों, मोहम्मद आरिफ जी को जिन्होंने सारस को रखा हुआ था अपने पास, या कह लीजिए सारस उनके पास था, दोनों तरीके से कह सकते हैं आप। उनकी देखभाल किया उन्होंने, उसको प्रोटेक्ट किया, जो कि ऐसा उनका क्लेम है कि घायल अवस्था में उन्होंने उनको पाया था उस सारस को, और इस तरीके से उन्होंने देख रेख किया, उसका इलाज किया, ट्रीटमेंट किया और सारस सही हो गया। लेकिन फिर भी उसके बाद वो रह गया, सारस गया नहीं अपने घर। इस सिलसिले में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि डिपार्टमेंट ने, आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ने सारस मोहम्मद आरिफ को एक नोटिस भेजा है। नोटिस किन धाराओं में भेजा है? क्या सच में मोहम्मद आरिफ ने कोई अपराध किया है? अपराध किया है तो किस अधिनियम के तहत किया है, किस एक्ट के तहत किया है, और उस एक्ट के किन किन धाराओं के तहत नोटिस जारी किया गया, उसको समझेंगे। साथ ही साथ भारतीय संविधान के क्या कोई अनुच्छेद इस पूरे प्रकरण को, उस पूरे मामले को हिट करता है कि नहीं करता है, पूरी बात समझेंगे। और समझेंगे कि कहाँ तक जायज़ है डिपार्टमेंट का नोटिस इशू करना मोहम्मद आरिफ को। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं और यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं हमारे, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। और अगर आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तब भी आपके लिए ये यूट्यूब चैनल बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं भी हैं, या आप अच्छे टॉपिक पे जानकारी रखना चाहते हैं, कानून के बारे में जानना चाहते हैं, तब भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम इरफान है और मैं एज ए जुडिशियल अड्डा पे एक एडमिशन के तौर पे जुड़ा हुआ हूँ। भाई, आपको पता होगा कि मोहम्मद आरिफ जो कि बहुत ही चर्चा में है, टॉक ऑफ द टाउन है इस समय, और उनके बारे में सोशल मीडिया पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा मामला क्या है। लेकिन थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि उनका क्लेम था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया, कि एक सारस पक्षी को वो मिलते हैं और घायल अवस्था में सारस पक्षी उनको मिलता है और वो अपने घर उठा के ले आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और इस तरीके से पूरा मामला चल रहा होता है। धीरे-धीरे वो फेमस हो जाते हैं और ये होता है कि भाई ये तो सारस से दोस्ती हो गई, एक फ्रेंडशिप हो गया उस पक्षी से। वो पक्षी भी ऐसा देखने से लग रहा है कि हाँ, कहीं न कहीं वो मुतासिर हुआ है, चूँकि उसकी मदद की गई है, उसको ट्रीट किया गया है। तो एक एक फ्रेंड्स की तरीके से वो बिहेव कर रहा है, एक नॉर्मल पक्षी जैसे करता है एक इंसान की तरह, वैसे ना करके रादर ऐसा लगता है कि बहुत दिन से जान पहचान है उस मोहम्मद आरिफ से, उस पक्षी की, सारस से। अब मामला क्या है, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कानून के नज़रिए से, लॉ एंगल से इसको देखेंगे कि डिपार्टमेंट ने, मैं आपको बता दूं कि एक नोटिस इशू किया है। नोटिस में धारा 2, 9, 29, 51, 52 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1972 है, उसके तहत किया है। तो सबसे पहले इसी एक्ट के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या कहना है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये बनाया गया था। इसका पर्पस यह था कि वाइल्ड जो एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, वाइल्ड लाइफ को, जंगली जानवर कोई मारे ना, कोई इल्लीगल तरीके से उनको उनका खरीद फरोख्त ना करे, और कोई डिस्ट्रॉय ना करे, कोई घायल ना करे, कोई पकड़े ना, वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। इस तरीके से ना सिर्फ एनिमल, बल्कि इसमें जो भी वाइल्ड से, नेचुरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे पानी है गंदा कर रहे हैं आप, लकड़ी काट रहे हैं जंगल में जाके, कोई पौधे को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये एक्ट का मतलब था। इसके बाद 2003 में इसमें संशोधन किया गया, अमेंड किया गया था। अमेंडमेंट के थ्रू जो है सजाएं बढ़ा दी गई, फाइन जो थे उसको बढ़ा दिया गया। 2003 में एक बार सिर्फ अमेंडमेंट हुआ इसमें। अब इसी की धारा 2 में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मोहम्मद आरिफ का उस सारस को अपने घर लाना क्या हंटिंग की परिभाषा में है? क्योंकि नोटिस में इन्होंने जो धारा 2 का उल्लेख किया है, मुझे लगता है कि धारा 2, डिपार्टमेंट का जो इंटरप्रिटेशन है, डिपार्टमेंट ये कहना चाहता है मोहम्मद आरिफ से कि आपने हंटिंग किया है, शिकार किया है। तो सबसे पहले यही चर्चा करेंगे, धारा 2 के उपधारा 16 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हंटिंग की परिभाषा दे रखी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। हंटिंग में वो बताता है भाई किसी जानवर को आपने डिस्ट्रॉय किया, मारा, किलिंग करना या पॉइजनिंग करना, जहर देना, मारना। उसके बाद वहाँ पे बताता है 2 क्लॉज 16 में हंटिंग का मतलब कि भाई आपने कैप्चर किया, जाल में फंसाया, कटिए से फंसाया, किसी भी तरीके से आपने कुत्ते से कटा दिया किसी जानवर को, वो सब हंटिंग में आएगा। किसी तरीके से आपने उसको जाल में फंसा के किसी पक्षी को, जानवर को, वाइल्ड एनिमल को आपने किया है, तो वो हंटिंग के डेफिनेशन में आएगा। ऐसा धारा 2 उपधारा 16 कहता है। उसके बाद तीसरा इसी का हंटिंग में जो वो बताते हैं, कहते हैं कि भाई आपने डिस्ट्रॉय किया या आपने उसको घायल किया, किसी जंगली जानवर को, जिसमें एनिमल भी आते हैं, 4 पाँव वाले भी जानवर आते हैं, रेंगने वाले भी, सरीसृप टाइप के जानवर भी आते हैं। तो ये तो
डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया कि हंटिंग करना, शिकार करना। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि मोहम्मद आरिफ का उस सारस को अपने घर ले आना इस भाव से कि भाई इसका मैं ट्रीटमेंट करूंगा, क्या ये शिकार की डेफिनेशन में, हंटिंग की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। जहाँ तक हमारी बात है एज ए एकेडमिशियन, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ये हंटिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगा। साथ ही साथ में भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के क्लॉज जी की मैं बात करूंगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। मौलिक कर्तव्य में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे कहता है कि भी हर नागरिक की जो है ये कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे। हम नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड एनिमल्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, साथ ही साथ जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके प्रति जो है एक दया का भाव रखे, है ना। वो कंपैशन होना चाहिए फॉर लिविंग क्रिएचर्स के थ्रू जो है। ये आर्टिकल 51 के ए के जी के वाला, जो जी वाला क्लास पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा भी कहा जा सकता है कि मोहम्मद आरिफ ने एक सिटीजन होने के नाते उसने एक अपना दायित्व निभाया है, जो कि मौलिक दायित्वों के उसमें आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के कैटेगरी में आता है। तो एक अपना दायित्व उसने निभाया है कि भाई दया भाव रख रहा है क्रिएचर, वाइल्ड एनिमल्स के प्रति जो है, अब अपने घर ले आया, वो अपना ट्रीट किया उसको, तो ये आप ये कह सकते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी उसने अपना कर्तव्य निभाया है। तो इसमें ऑफेंस की कहाँ से बात आ गई, हंटिंग की कहाँ से बात आ गई। लेजिस्लेचर ने जो हंटिंग टू क्लॉज 16 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइन किया, और लेजिस्लेचर का इंटेंट ये था, मकसद ये था कि आप कोई सेंचुरी में कोई जानवर है, बर्ड्स है, उसको आप पकड़ रहे हो, उसकी आज़ादी को छीन रहे हो, पकड़ के अपने घर ले जा रहे हो ज़बरदस्ती, वो आपके पास नहीं आना चाहता, उस सेंस से वहाँ पे बताया गया हंटिंग। मार रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कुत्ते से कटा रहे हो, जाल में फंसा रहे हो, किलिंग कर रहे हो आप, ये सब हंटिंग की परिभाषा में आया। उस इंटेंशन से हंटिंग की परिभाषा वहाँ पे दी गई है। तो मुझे लगता है डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं गलत इंटरप्रेट करके या जानबूझ के ये नोटिस सेक्शन 2 को वहाँ पे मेंशन किया है। अब आते हैं और नोटिस में सेक्शन 2 के अलावा और क्या बातें कही गई। सेक्शन 2 के अलावा अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 9 का उल्लेख भी किया गया है। वहाँ पे नोटिस में कहा गया है कि आप भाई नामजद अभियुक्त हैं, धारा 2, धारा 9, धारा 29, धारा 51 और 52 में। तो धारा 9 क्या कहता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वन संरक्षण अधिनियम 1972 का 9 कहता है भाई कोई भी पर्सन जो है किसी भी तरीके से हंटिंग नहीं करेगा उन एनिमल्स का जो कि धारा सूची 1, 2, 3, 4 में, मैं बता दूं इस अधिनियम में 4 सूची है लास्ट में, सूची 1, सूची 2, सूची 3, सूची 4। अब उसमें कई प्रकार के जानवर हैं, जैसे पैंथर हो गया, सारस है, ब्लैक बक्स है, जंगली सुअर है, बंदर है, काले वाले बंदर होते हैं, ऐसे कई सारे शेर है, ऐसे कई सारे से हाथी है, कई तरीके से जानवर का उल्लेख वहाँ पे किया गया। पक्षियों में बहुत सारे सारस हो गया और जंगली कबूतर हो गए और गिद्ध हो गया, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में, ऐसे इसी तरीके से मैमल्स, सरीसृप के बारे में भी वहाँ पे दिया रखा है, बहुत सारे जानवर दे रखा है। तो धारा 9 में ये कहता है कि जितने भी सूची में जानवर हैं उनको आप हंट नहीं करोगे, उसका शिकार नहीं करोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, धारा 9 पे यहाँ पे लागू नहीं होगा मोहम्मद आरिफ पे, क्योंकि उसने शिकार नहीं किया है, उसका इंटेंट कुछ और था, उसका मकसद कुछ और था। उसके बाद धारा 29 में भी 29 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत धारा 29 जब आप पढ़ेंगे वहां पे भी कहता है कि किसी भी तरीके से कोई भी बंदा जो है किसी भी वाइल्ड एनिमल को जो है, जो सेंचुरी में है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, उसको रिमूव नहीं करेगा। तो ना तो उसने एक्सप्लॉइट किया है, ना तो उसने रिमूव किया है। ऐसा नहीं है कि सेंचुरी वाले एरिया से, अब सेंचुरी की परिभाषा कहा है कि राज्य सरकार टाइम टाइम पे सेंचुरी को परिभाषित कर सकती है। अब क्या ये देखने का मामला है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्या उसने जहां से उठाया उस सारस पक्षी जहां मिला उसको, क्या वो सेंचुरी था, क्या वो नेशनल पार्क था, क्या वो ऐसी चीज थी जो अधिनियम के तहत वो नहीं होनी चाहिए थी, वहां से उसने उठाया, कि ये सब देखने की बात है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। और उठाया भी तो क्या ये अपराध हुआ या हंटिंग हुआ या नहीं हुआ, क्या उसने एक्सप्लॉइट किया, क्या उसने डिस्ट्रॉय किया, क्या ये 29 में फॉल होता है, ये देखने का विषय। तो 29 भी कहता है किसी भी तरीके से आप वाइल्ड एनिमल को जो सेंचुरी में है, जो कि राज्य सरकार ने सेंचुरी को घोषित किया है कि ये एरिया सेंचुरी में आता है, वहां से आप जो है किसी एनिमल को उठा के डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, रिमूव नहीं करोगे, एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। तो क्या आरिफ ने जहां से उठाया वो सेंचुरी था या नहीं था, ये देखने का विषय है। उसके बाद धारा 51 है, पेनल्टी की बात करता है, सजा की बात करता है कि अगर आपने इस अधिनियम के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन किया है तो आपको मैक्सिमम 3 साल तक की सजा मिल सकती है, 25,000 रुपए तक फाइन हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। वहां पे 51 में पेनल्टी के बारे में बताया गया। 52 में भी अबेटमेंट के बारे में बताया गया या अटेम्प्ट के बारे में बताया गया, यानी कि आपने जितने सारे अपराध हैं इस अधिनियम में, वो आपने अगर अबेट किया है या अटेम्प्ट किया, प्रयास किया है करने का, तब भी आप 52 लागू हो जाएगा आप पे, और इस तरीके से सजा मिलेगी आपको।
तो ये तो सेक्शन की बात हो गई। अब हम आते हैं कि मोहम्मद आरिफ ने जो सारस को उठाया, वो पहले भी मैं बता चुका कि अपराध की श्रेणी में नहीं आता, हंटिंग में नहीं आता। ना उसने डिस्ट्रॉय किया है, ना उसने घायल किया है, ना उसने एक्सप्लॉइट किया है, ना वो कैद करके उस चीज़ को रखा हुआ, सारस को कैद करके रखे हुए था। तो अब सही होने के बाद सारस अब जो उसके पास है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने किसी तरीके से कैप्चर किया हुआ है, किसी तरीके से फंसा के रखा हुआ है उस जानवर को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पूरी आपको समझ में आई होगी। अब देखना ये है कि मोहम्मद आरिफ उस नोटिस का जवाब कैसे देते हैं। उनको नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। डिपार्टमेंट का नोटिस कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नहीं जायज़ है। अगर इसके बारे में आप कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात भी आप रख सकते हैं। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस चैनल को। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।